Hi friends, hope you are doing well. In today's video, we'll see how we can draft reply to show cause issued by Income Tax Department. इनकम टैक्स में असेसमेंट के दौरान जब डिपार्टमेंट शोकोज नोटिस इश्यू करता है फॉर प्रपोज्ड एडिशन, उसका ड्राफ्ट रिप्लाई एसएससी कैसे ड्राफ्ट कर सकता है देखते हैं. So I have one such show cause with me. Show cause notice as why the proposed variation should not be made. The following variation prejudicial to your interest are proposed to be made in your case. ये 1920 असेसमेंट ईयर 1920 का केस है, रीओपनिंग का केस है. It is seen from the information available with the department that during the year under consideration you have made the following transaction. अब ये केस में नॉन रेसिडेंट का एक केस है कि उन्होंने जो अपने एनआरओ अकाउंट से फंड ट्रांसफर के लिए 15 सीएसीबी लिया था और फॉरेन करेंसी परचेज करके अपने यूएस के अकाउंट में उनको ट्रांसफर करना था. तो ये ट्रांजैक्शन के लिए उनको सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए ये शोकोस जनरली ये रीओपनिंग हुई थी. तो ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन है वो वन एंड द सेम है कि उन्होंने पहले 15 सीएसीबी इशू कराया, उसके बाद उन्होंने बैंक से करेंसी, फॉरेन करेंसी परचेज की इक्विवेलेंट टू डॉलर, और उसके बाद उन्होंने वो फंड अपने यूएस के अकाउंट में ट्रांसफर किए. ये तीनों अलग अलग सेम ट्रांजेक्शन अलग अलग जगह रिपोर्ट हुए थे. और जो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है वो रिलेटिंग टू है एनआरओ में जो सेविंग इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उसमें 195 का टीडीएस कटा है. तो ये दो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिपोर्ट हुए हैं. तो देखते हैं उन्होंने 83 लाख का प्रपोज एडिशन किया है. इसका you have not replied notices under section 142(1) of Income Tax Act and EU letter issued as per SOP in view of the non-compliance source of funds of 57 lakh to make remittance to non-resident and source of fund of rupees 26 lakhs 44,800 to purchase foreign currency remain unexplained and undisclosed. You are required to show us why the amount with respect to the above said transaction should not be brought to tax and added to your total income. You are here given by an opportunity to show cause why proposed various addition should not be made and assessment should not be completed accordingly. So देखते हैं इसका रिप्लाई हम कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं. So here is the reply which I have already submitted to Income Tax Department Assessment Unit. Respected sir or madam, subject reply to show cause notice in case of Mr. So and so PAN. You just need to mention PAN. And you also need to mention assessment year, that is AY 1920. I am in receipt of above mentioned SCN dated so and so for making proposed variation of total income rupees so and so in my income during the year on various counts. In this regard, I would like to make following submission. So कोई भी शोकोस का रिप्लाई देने से पहले एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आपको जो केस का है उसका ब्रीफ बैकग्राउंड देना ज़रूरी है. इससे जो जिसको ये रिप्लाई जाएगा वो असेसमेंट यूनिट को पूरा केस समझने में आसानी होगी. ऑलरेडी आपको शोकोज इश्यू हो चुकी है, मतलब आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. और अगर आप बैकग्राउंड नहीं देंगे और सीधा जो प्रपोज्ड एडिशन है उस पर अपना डिफेंस आप सबमिट करेंगे तो उससे इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा जैसे कि बैकग्राउंड देने में होता है. सो प्लीज मेक श्योर कि while replying to any show cause, please give brief background of your case. पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट शॉर्ट में वन पैरा में भी आप अपना इंट्रोडक्शन देके जो ब्रीफ एडिशन है उसका आप बैकग्राउंड दे सकते हैं. और उस बैकग्राउंड के साथ अगर आपने पिछले कोई भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है तो उसका जेन्युइन रीज़न क्या था वो भी आपको यहाँ देना ज़रूरी है. वरना जो नॉन फर्निशिंग की पेनल्टी है 10,000 पर इंस्टेंस वो भी इनिशिएट हो सकती है अगर आपके जो रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है ईओ. तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने कोई भी नॉन कंप्लाइंस किया है पिछले नोटिस का तो उसका भी जो जेन्युइन रीज़न है वो भी आप यहाँ मेंशन कर दे अलॉन्ग विथ योर बैकग्राउंड. सो यहाँ ऐसा ही केस है कि एसएससी ने 142(1) का रिप्लाई नहीं किया है. सो फर्स्ट पॉइंट आएगा ब्रीफ बैकग्राउंड एंड रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंसेस ऑफ
नोटिस। यहाँ बेसिकली एसएससी नॉन रेजिडेंट है, यूएस का है, तो उसको इंडियन टैक्स लॉ का कुछ पता नहीं है, तो उसी बेसिस पर उनको पता भी नहीं था कि उनका ऐसे रीओपन हुआ है, इसलिए उन्होंने ये नोटिस जब आई तब कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वही मैंने यहाँ पूरा एलोबरेट किया है। और उनकी वैसे कोई भी इनकम ही नहीं है, तो नॉन रेसिडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल ITR unless they have some sourced income which is exceeds basic exemption limit. So I am non-resident Indian settled in USA, occasionally come to India to pay visit to my relatives for a very short duration. Generally I don't have many transaction in India as my visits are usually restricted to social purpose, जैसे कि NRI का होता है. Thus I don't have any financial interest or regular source of income in India. Like any other NRI, I have two saving bank accounts, NRO jointly held with my wife. However, neither of the accounts contain any significant transaction in last couple of years. Being said that, the only type of income derived by me in these years is meager interest income from these savings accounts. Since total interest income was way below the basic exemption limit of income chargeable to tax, I was not obliged to file ITR. In fact, both the accounts TDS gets deducted under section 195, which I can claim as refund in absence of any other taxable income. However, I didn't file my ITR. I also relinquished my refund claim. Obviously, यहाँ 195 पे उन्होंने TDS कटा है, बट उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है पिछले कई साल में, तो वो TDS उन्होंने रिफंड भी क्लेम नहीं किया है. So, giving this background, I now come to reasons for non-compliance of notice issued under section 142(1). As mentioned in preceding para, I am non-resident and I do not have any regular source of income in India. I am also not aware of Indian tax laws. Hence, I was surprised when I first came to know about reopening of my case for the alleged escapement of income. I was under bona fide belief that since I don't have any income, I was not required to comply with the notices issued to me. Hence, I did not file any response and considered the matter as concluded. ठीक है, एसएससी नॉन रेसिडेंट्स है, उनको पता नहीं था कि ये 142(1) की नोटिस मतलब असेसमेंट उनका खुल चुका है और उनको रिप्लाई करना मैंडेटरी है. However, when I received this show cause, I became alert and immediately consulted my sister living here in India. When she explained me the reasons for income tax assessment and its final consequences, I came to know about the gravity of situation. ठीक है. With due regret of inconvenience caused, I am making detailed submission herewith covering all aspects asked for in assessment proceedings with a humble request to consider the same before proceeding further my case. अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट डाल दीजिए कि ये मैं मुझसे जो गलती हुई है उससे आपको इनकन्वीनियंस जो हुआ है उसके लिए प्लीज़ पार्डन मी, और मेरा जो ये सबमिशन है प्लीज़ कंसिडर कीजिए. ये पैरा लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल डेफिनेटली गोइंग टू इशू penalty for this non-compliance. Now I will come to source of information for foreign remittance. My case has been reopened to verify certain foreign remittances made by me during the year, which got reported by various reporting agencies under various compliances. For each transaction, I have dealt in detail in subsequent paras. So पहला है जिसकी मैंने बताया, NRO अकाउंट में 195 का TDS कटा है और उसका इंटरेस्ट है. सो ये बैंक से जो बैंक में TDS के क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उसमें रिपोर्ट हुआ है और उसके द्वारा उसके 26 डेज में रिपोर्ट हुआ है. So total sum of rupees so represents saving bank interest of my NRO accounts. As mentioned in brief background, I have two bank accounts in India and the banks have credited aforesaid interest also deducted TDS of respectively on above sum. So upon receipt of this notice, I have now filed my ITR in response to the 148 issued. In this ITR, I have duly offered income of so and so and also claim TDS refund. I am enclosing here with ITR acknowledgement computation फॉर योर पैरोसल. अब तक एसएससी ने रिटर्न नहीं फाइल किया था, कोई रिप्लाई नहीं दिया था, बट जब भी ये शोकोज नोटिस इशू हुआ उन्होंने तुरंत ही 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न भी फाइल कर दिया और उस पर जो TDS है क्लेम कर दिया. सो जो 5 पॉइंट्स थे उसमें 2 पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गए कि एसएससी ने जो इनकम थी अपनी ITR में ऑफर कर दी.
देन रिगार्ड टू परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ये तीनों जैसे कि मैंने बताया सेम ही ट्रांजेक्शन है. At the outset, I would like to submit that all the above transaction represent single transaction of transfer of my own funds from my NRO account to my own bank account in USA, being repatriation of funds from India to USA. Basically, ये repatriation का case है. Since the same transaction was reported at a different point of time by different agencies, it appears that it involves three different transactions, which is altogether incorrect presumptions. डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये तीनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, बट ऐसा नहीं है, ये सेम ही ट्रांजेक्शन है. ये सिर्फ अलग अलग एजेंसीज द्वारा रिपोर्ट किया है, तो इट अपियर्स कि अलग अलग ट्रांजेक्शन है, बट इट इज वन एंड द सेम ट्रांजेक्शन. So in this regard, I would like to explain chain of events and source of information. So सबसे पहले आपने कोई भी फॉरेन करेंसी के रेमिटेंस का ट्रांजेक्शन किया है तो आपको पता होगा कि आप जैसे ही बैंक को अप्रोच करेंगे तो बैंक आपको बोलेगी सबसे पहले 15 CACB लेके आओ, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन करेंगे. So when I decided to repatriate surplus fund lying in my bank account here in India to bank account in USA, I approached my bank to proceed in this regard. Upon my request, bank initiated the procedure of repatriation of funds as laid under FEMA. FEMA के तहत जो repatriation की procedure है उन्होंने start की. As part of this procedure, bank asked to obtain 15 CACB that establish taxability and withholding tax obligation of any foreign remittance under Income Tax Act. Accordingly, I obtained 15 CACB from chartered accountants. Copies are enclosed. सो जैसे कि आपको पता है कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले 15 CACB लेना पड़ता है फॉरेन रेमिटेंस के लिए, बिकॉज इज बेसिकली एस्टेब्लिश कि आपने वो जो इनकम आप रिपैट्रिएट कर रहे हैं या रेमिट कर रहे हैं तो वो इनकम इंडिया में उसकी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस है कि नहीं है, या फिर TDS उस पर प्रॉपरली काटा गया है कि नहीं. So as can be seen from the form, these transfers will consist of transfer of my own funds from my Indian bank account to my own bank account in USA, and no withholding tax obligation arises on this type of transaction. Basically, जब NRO NRE का ट्रांजेक्शन होता है तो सेम ही अकाउंट में ट्रांसफर होता है. इसमें एक्चुअली इन प्रैक्टिकलिटी कोई 15 CACB की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ बैंक के इंस्टेंस के लिए ही बैंक हमें अगर बोलती है कि हमें 15 CACB लाना है तो हमें लाना पड़ेगा. So the sum of rupees so and so as mentioned in SCN as reported in 15 CAC represent transfer of my own funds without any tax consequences. अगर आप अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसे डालते हो तो उसमें ऑब्वियसली कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएगा. So this transaction is like that only. Then आपने 15 CACB ले लिया बैंक से, अब आप बैंक में वापस जाओगे तो अब बैंक क्या करेगी, आपको जो इक्विवेलेंट अमाउंट है उसकी फॉरेन करेंसी आपको देगी. तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हुई परचेज. आपने पैसे रुपीस INR दे के USD या कोई भी फॉरेन करेंसी को परचेज किया है यहाँ. आफ्टर ऑब्टेनिंग 15 CACB once again I approach my bank to proceed further. Upon completing all the necessary formalities, bank issued $, equivalent to sum of so and so. Now ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होगा बैंक के द्वारा. SFT में 10 लाख से ऊपर की INR की फॉरेन करेंसीज आप परचेस करते हो तो वो ट्रांजेक्शन SFT में रिपोर्ट होता है. सो एज पर सेक्शन 285BA read with rule 114E SFT code 011, when any transaction any person purchases any foreign currency in excess of 10 lakhs, the authorized dealer, that is bank, is required to report such transaction in its annual SFT return. Thus, when I issued foreign currency to remit the US, the same transaction as reported in 15 CACB, ये same transaction है once again reported in SFT by bank for SFT compliance purpose. However, the exchange rate may have been considered different due to which the amount reported was this. So obviously exchange rate 15 CACB के दिन पे अलग होगा. इस दिन जब ट्रांजेक्शन परचेज किया था फॉरेन करेंसी तब अलग होगा, तो ये थोड़ा वेरिएशन उसमें आएगा, वो वर्ड ऑब्वियस है, बट ये सेम ही ट्रांजेक्शन है जो SFT में रिपोर्ट हुआ है, जो 15 CACB में भी रिपोर्ट हुआ है. सो ये दूसरी बार यहाँ रिपोर्ट हुआ सेम ट्रांजेक्शन. नाउ थर्ड स्टेटमेंट फाइल बाय ऑथोराइज्ड डीलर सेंडिंग फॉर फॉरेन रेमिटेंस.
Now when the sum was actually remitted from my Indian bank account, same was once again reported by bank for compliance under Rule 37 BB income tax rule. As per this rule, authorized dealer, that is bank, is required to file Form 15CC, a quarterly statement in respect of all the remittances made during the quarter. Thus once again the same transaction was reflected for compliance purposes. Again the exchange rate or bank charges may have been considered, due to which a difference amount got reported against the transaction. ना बैंक को एसएफटी में भी रिपोर्ट करना है और क्वार्टरली एक रिटर्न आता है जिसमें फॉर्म 15CC उसको बोलते हैं। उसमें जो ऑल द फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, जो फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन है इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इसमें 10 लाख से ऊपर की करेंसी है तो रिपोर्ट होगा, बट इसमें अगर आपने $100 भी परचेज किए हैं तो इसमें ये रिपोर्ट होने वाला है। तो ये क्वार्टरली बैंक का कंप्लाइंस है। तो वंस अगेन इसमें रिपोर्ट हुआ है यही ट्रांजेक्शन जो हमने ऊपर देखा, इससे ये तीसरी बार यहाँ आया है। So here it is submitted that there appears minor differences among the sums reported for different compliance purpose. The difference can be on account of foreign currency fluctuations wherein USD rates are different on different dates, as well as bank charges included in transaction reported in Form 15CC. यहाँ जो SFT में होता है वो एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस होता है, जो फॉरेन करेंसी पे बैंक चार्जेस लगता है, बट यहाँ उसके इंक्लूडिंग होता है। और ऑब्वियसली ये सारी डेट्स की रिपोर्टिंग डेट्स अलग अलग है, तो फॉरेन रेट फ्लक्चुएशन के द्वारा उसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस आना बनता है। Thus, I explained above, whereas all the transaction as reported in SCN is actually one and the same, which is transfer of my own funds from one bank account to another bank account. Having explained that, now I will have to explain source of this repatriate funds. So यहाँ इजीली हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सेम ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अलग अलग एजेंसीज द्वारा अलग अलग टाइम पे रिपोर्ट हुआ है, तो इट अपियर्स एज इफ ये तीनों अलग ट्रांजेक्शन है, बट ऐसा नहीं है, ये सेम ट्रांजेक्शन है। वो अपने ही अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर का ही ट्रांजेक्शन है, तो उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी या विदाउट टैक्स ऑब्लिगेशन नहीं है। अब मैं इसका सोर्स पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यहाँ उन्होंने इंडिया में प्रॉपर्टी बेच के ये जो फंड्स है वो रिपैट्रिएट किया है, तो उसमें कैपिटल गेन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो उन्होंने बेयर कर दिया है। सो यहाँ आपने अगर टैक्स पे कर लिया है तो वापस फिर कोई टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पूरा वो ये केस टू केस बेस होता है। तो आप ऐसे ही अपना सोर्स ऑफ फंड्स आप कहाँ से लाए हो ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके साथ उसके जो एविडेंसेस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो भी आपको एक्सप्लेन उसके साथ सबमिशन के साथ जोड़ने होंगे। अगर आप सोर्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सके तो इट में भी पॉसिबल कि वो आपको प्रपोज्ड एडिशन एक्चुअल एडिशन में बदल सकता है, बिकॉज जब भी आप कोई रिपैट्रिएशन करते हो भले ही खुद के अकाउंट में बाहर, बट उस टैक्स जो आप इंडिया से फंड बाहर ले जाते हो तो इंडिया में उसकी पहले टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि वो फंड्स इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं है। अगर टैक्सेबल है तो आपने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। अगर आपने टैक्स पे किया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पे किया है तो पहले आपको यहाँ उसके जो टैक्स लायबिलिटी है वो क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको बाहर ले जा सकते हो, अदरवाइज ये एस्केपमेंट ऑफ इनकम कहलाएगा। सो कंक्लूडिंग रिमार्क्स, from above submission, it is now established that I have duly offered saving bank interest in my ITR, which is the only income derived made during the year. दूसरी कोई इनकम नहीं है उनकी। The three transactions regarding purchase of foreign currency and foreign remittances are in reality one and the same. That is transfer of my own funds from my own bank account to my own bank account in USA. The source of remitted fund is a sale proceeds is partly from the sale of shops owned by my wife and on which no long-term capital gain is required to be paid. So thus I have fully and truly disclosed my income for the year and no part of the above transaction remained unexplained, as sources are well explained along with the supporting documents. In light of above submission, I kindly request to drop this reopening and oblige. So friends, this is how you can also make your reply to SCN and submit to department. I hope this video will help you in this regard. आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।